हम बातचीत कर रहे थे 1936 में रिलीज हुई फिल्म देवदास की, जो कि एक बहुत ही बड़ी हिट हुई और उसके द्वारा एक पहली बार हिंदी सिनेमा ने एक महानायक दिया दर्शकों को। महानायक उसको कहते हैं कि जिसकी हर अदा, जिसकी सोचना समझने की, जो अपने पात्र के माध्यम से वो जो सोचना समझना करता है पर्दे के ऊपर, हम उसका अनुसरण करने लग जाते हैं। उसके हाव भाव की, उसकी वेशभूषा की, उसके सोच विचार का हम अनुकरण करने लग जाते हैं। उसको बोला जाता है सुपरस्टार। तो देवदास ने एक ऐसे सुपरस्टार को जन्म दिया केएल सहगल की पर्सनैलिटी के माध्यम से। क्योंकि एक पात्र होता है, देवदास का पात्र है जो शरद चंद्र जी ने जिसकी रचना की, लेकिन जब उस पात्र को केएल सहगल के माध्यम से उस पात्र की पात्रता को उनके अंदर उंडेला गया, तो जो वो निकल के आया वो, क्योंकि उनकी गायन इतनी बेहतरीन थी। ही वॉज एन आउटस्टैंडिंग सिंगर। ही वॉज ब्रॉट अप एज अ सिंगर राइट सिंस हिज चाइल्डहुड. His mother used to sing in religious gatherings and he started singing with her since childhood. तो बड़े होते होते वो इतने तालीम याफ्ता, इतने एजुकेटेड सिंगर थे कि उनकी सिंगिंग पे तो उंगली उठाने ही नामुमकिन है। तो उनकी सिंगिंग की वजह से ये पात्र इतना लोकप्रिय हुआ, इतना लोकप्रिय हुआ, जिसकी कोई इंतहा नहीं रही। और हम सुनते हैं लोगों के मुंह से कि जो उस टाइम के युवा थे वो देवदास का अनुसरण करने लग गए, उसकी तरह खांसने लग गए। अगर खांसने तक ही लिमिट होती तो कुछ बुराई नहीं थी। दुर्भाग्य तो ये हुआ होगा कि पीने भी लग गए होंगे, क्योंकि पियक्कड़ करेक्टर है। तो इस प्रकार का जो करेक्टर है, जो एक कंफ्यूज करेक्टर है, और वो अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ पा रहा। पार्वती उसके पास आती है रात को और बोलती है कि समाज के सामने मुझे अपना ले। अछूत कन्या में तो कम से कम ये समस्या है कि कस्तूरी जो है वो अछूत है, और प्रताप, अशोक कुमार का जो किरदार है, जो पात्र है, वो पात्र जो है वो ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण और शूद्र के बीच में, अछूत के बीच में इस प्रकार की समस्या आ रही है, वो समझ में आती है। लेकिन देवदास के अंदर तो, क्योंकि पार्वती की शादी एक बहुत बड़े जागीरदार से होती है, यानी कि वो भी जाति से कोई नीची जाति की नहीं है, लेकिन नीची जाति की ना होते हुए भी वो जो देवदास का परिवार है उसके हिसाब से उस परिवार की बहू उनके परिवार में नहीं लाई जा सकती। देवदास इसका भी विरोध नहीं करता, वो अपने प्रेम के लिए नहीं लड़ता। बाद में वही के वही घर वाले उसको फैमिली प्रॉपर्टी से भी बेदखल कर देते हैं। तो इस प्रकार का जो चरित्र है, जो ना अपने अधिकार के लिए लड़ सकता है, जो ना अपनी भावनाओं के लिए लड़ सकता है, ना जो अपनी भावनाओं को प्रॉपरली एक्सप्रेस कर सकता है, उनके लिए उनके अनुसार वो जी नहीं सकता। एक ऐसा पात्र इतना बड़ा महानायक बन गया। तो जिस तरीके से हम इस वक्त चिंतित हो रहे हैं इस मुद्दे को लेके, इसी प्रकार की चिंता एक फिल्मकार को हुई जिनका नाम है वी शांताराम। उन्होंने सन 37 में एक बहुत ही जबरदस्त क्रांतिकारी फिल्म बनाई जिसका के नाम है दुनिया ना माने। दुनिया ना माने कहानी है एक विधवा की, और एक विधवा की के पुनर्विवाह की कहानी है। इट्स अ स्टोरी अबाउट विडो रिमैरिज, which is which was a very radical, which was against the bigotry of the time, जो उस टाइम की सुपरस्टिशियस थिंकिंग थी। जो एक सोसाइटी, जो एक 1000 साल की गुलामी के कारण जो किंग कर्तव्य विमूढ़ हुई पड़ी थी, जो जर्जर बिल्कुल जकड़ गई थी, वो जकड़न से निकल नहीं पा रही थी, उस विचारधारा में जो जकड़ा हुआ किरदार है वो है देवदास। और वो एक समाज को पॉजिटिव मैसेज नहीं दे रहा,
तो वी शांताराम जिन्होंने दुनिया ना माने बनाई 1937 में, उन्होंने देवदास का जवाब देने के लिए एक फिल्म बनाई 1939 में जो रिलीज हुई। कुछ बनने में समय लगा होगा। शाहू मोदक और शांता हुबलीकर को लेकर आदमी नाम की ये फिल्म है, और ये एक बहुत ही मनोरंजक, एक बहुत ही क्रांतिकारी, और अगर आप इसकी तुलना करें अछूत कन्या से और देवदास से, तो दोनों फिल्मों में क्योंकि साउंड की विधा आई है नई नई, और बहुत ज़्यादा कट्स लगाने पॉसिबल नहीं है क्योंकि साउंड भी रिकॉर्ड करनी है साथ में, लेकिन ये सारी रुकावटें होने के बावजूद शांताराम जी की आप फिल्म देखो, आदमी, उनका कैमरा ऐसे घूमता है, उनके पात्र ऐसे घूमते हैं कि मूवी, इस फिल्म को बोला गया है मूवी, मूवी मतलब है दैट विच मूव्स। तो ना सिर्फ शांताराम की कहानी मूव करती है, उनके किरदार भी मूव करते हैं, उनका कैमरा मूव करता है। तो हम आदमी फिल्म के बारे में अधिक चर्चा करें इससे पहले हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं वी शांताराम जी के बारे में। शांताराम राम राजा राम मान कुदरे इनका नाम है, पासपोर्ट के ऊपर इनका जन्मजात नाम है, पर ये वी शांताराम के नाम से प्रतिष्ठित हुए, लोकप्रिय हुए। और इनका जन्म 1901 में हुआ महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर में, जहां पर इनके पिता अपनी आर्थिक परिस्थिति को सुधारने के लिए इनके युवा अवस्था में ही हुबली धारवाड़ चले गए, और वहां पर किशोरावस्था में वी शांताराम जी ने भी रेलवे वर्कशॉप ज्वाइन करी एज अ वर्कर, जहां पर उनको रोज के 8 आने 50 पैसे मिलते थे, और इनके काम को देखकर वो बाद में 12 आने कर दिया गया। तो यू कैन मेक आउट कि इन्होंने अपने परिवार के आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए ये सही समझा कि मैं भी कुछ कमाना चालू करूं। मुझे याद आती है दीवार के अमिताभ की, जो पढ़ाई छोड़ के लग जाते हैं काम करने को, कुछ वैसी हालत शांताराम जी की हुई, और उनको ज्यादा उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला। लेकिन अगर आप शांताराम जी को देखो, और उसके बारे में ज्यादा बात करने से पहले एक दूसरी बात जो रह गई कि जब वो काम कर रहे थे एज अ वर्कर इन रेलवे वर्कशॉप, तो शाम के टाइम जो हुबली की टॉकीज थी, जो नए नए सिनेमा लोकप्रिय हो रहा था, जो वहाँ का सिनेमा हॉल था द डेक्कन थिएटर, वहां पर ये गेट कीपर का काम करने लगे। गेट कीपर का काम करने की एवज में इनको कोई सैलरी तो नहीं मिलती थी, लेकिन जो भी फिल्में वहां चल रही थी उन्हें देखने का इनको अवसर मिलता था कि इनको कुछ बिना पैसे दिए फिल्में देखने को मिलती थी। तो इन्होंने युवावस्था में दादा साहब फाल्के की बनी हुई तमाम फिल्में इस थिएटर में देखी, और दादा साहब फाल्के और सिनेमा के प्रति उनके मन में अथाह श्रद्धा और प्रेम उत्पन्न हुआ। He got attracted towards this new medium of cinema, and in Hubli he also learned photography and signboard painting. और इन दो विधाओं ने भी इनकी कला को निखारने में बहुत बड़ा योगदान दिया, और क्योंकि इनका सिनेमा में इतना इंटरेस्ट जागरूक हो गया था, तो ये वापस कोल्हापुर गए, जहां पे बाबूराव पेंटर ने दी महाराष्ट्र फिल्म कंपनी लॉन्च कर दी थी, और वहां 1921 में जाकर उनके अप्रेंटिस बन गए, और ऑड जॉब्स जिसको बोलते हैं, जो भी काम मिला वो किया, इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा का भी रोल किया, कोई बड़ा रोल भी किया, और इस तरीके से करते कराते 1927 में इनको साइलेंट फिल्म नेताजी पालकर डायरेक्ट करने का अवसर मिला। उसके 2 साल के भीतर भीतर ही इन्होंने दामले और फतेहलाल के साथ मिलकर पुणे में प्रभात फिल्म कंपनी की स्थापना की, और प्रभात फिल्म कंपनी ने अनेकों माइथोलॉजिकल साइलेंट फिल्में और इस प्रकार की फिल्में बनाई। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण फिल्म है वो है 1931-32 में रिलीज हुई अयोध्या का राजा। अयोध्या का राजा टॉकी वर्जन है राजा हरिश्चंद्र का, और इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि हाउ सिनेमा कॉन्शियस
वी शांताराम इज, और जो उन्होंने फिल्में देखनी शुरू की हुबली के अंदर, वो सिनेमा हॉल के गेट कीपर होने के नाते वो फिल्में देखने की इनकी जो हैबिट है वो समाप्त तो नहीं हुई होगी। इन्होंने और भी फिल्में देखी होंगी, और ऐसा लगता है कि इन्होंने कोई फिल्म छोड़ी ही नहीं। और ये एक ऐसे कलाकार हैं, और इनके बारे में ये कहना बहुत आवश्यक हो जाता है कि सिनेमा इज अ स्किल। सिनेमा एक स्किल है। जिस तरीके से हो सकता है तानसेन पीएचडी नहीं है, बीए नहीं है, एमए नहीं है, लेकिन वो संगीत का, उसमें संगीत का इतना रियाज किया हुआ है, जो स्किल है वो स्किल को उसने मास्टर किया हुआ है। तो सिनेमा इज एसेंशियली अ स्किल। और ये मैं बोलने के लिए इसलिए मजबूर हो रहा हूँ क्योंकि वी शांताराम जी निस्संदेह भारतीय सिनेमा के और बॉलीवुड के, और ना सिर्फ बॉलीवुड के बल्कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ निर्देशकों में से एक है। और उनकी बहुत उच्च शिक्षा नहीं हुई है। इनके अलावा हिमांशु रॉय को हमने देखा, वो लॉ के ग्रेजुएट थे, लंदन गए थे एडवोकेट बनने के लिए। बीएन सरकार थे, इंजीनियरिंग करके आए थे सब। दादा साहब फाल्के वॉज अ ग्रेजुएट फ्रॉम जेजे स्कूल ऑफ आर्ट। हरिश्चंद्र भाटवाड़ेकर वॉज ऑल्सो अ ग्रेजुएट फ्रॉम जेजे स्कूल ऑफ आर्ट। ये जो बुद्धिजीवियों ने एक अजीब सी जो एक इमेज क्रिएट कर दी है बॉलीवुड की, कि जैसे कि कहते हैं कि जिसको कोई काम नहीं मिलता वो जाके राजनीति में चला जाता है। कुछ ऐसी इमेज उन्होंने सिनेमा की क्रिएट की है कि कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ लोग थे, इनको थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती थी इन लोगों को, और उसके प्रयोग करके ये बार बार ना हिंदी सिनेमा को ये ह्यूमिलेट कर रहे थे। उसमें किसी प्रकार के आत्मसम्मान की भावना को उत्पन्न होने से रोके हुए थे ये लोग। लेकिन अगर आप शांताराम जी को देखो, आदमी फिल्म को देखो, जिस समय हिमांशु राय और जो फ्रांस ऑस्टन और पीसी बरुआ का जो कैमरा था वो बिल्कुल स्टैटिक होके रुका हुआ था। दो पात्र आके बैठ जाते थे, आपस में बात कर लेते थे, क्योंकि माइक्रोफोन को भी मूव करना बहुत मुश्किल होता था। ये सारी चीजें हैं। लेकिन शांताराम जी तो 1939 में कैमरे के साथ ऐसे खेल रहे होते हैं कि जैसे कि कोई बहुत ही, जैसे कि एक मैजिशियन जो बॉल्स के साथ में उछालता है 9-9 10-10 गेंदों को। देखने वालों की समझ में नहीं आता हाउ इज डूइंग इट, बट जिसको आता है उसके लिए वो बाएं हाथ का खेल होता है। तो शांताराम का जो कैमरा है और शांताराम के जो कैरेक्टर मूवमेंट्स हैं वो इतने लाजवाब हैं। और शांताराम को लगा, और ये जो सारी बातें हम कर रहे हैं सिनेमैटिक रियलिज्म की, इसके बारे में भी शांताराम जी ने विचार किया, लेकिन और उसको इम्प्लीमेंट किया। सबसे अच्छी बात तो यही है कि जो मौत के गोले में मोटरसाइकिल चलाता है ना सर, उसी को पता होता है कैसे चलानी है। बाहर बैठ के ना वहां से आपस में कमेंट्री करना, स्टेडियम में बैठ के कमेंट्री करना बहुत आसान है, लेकिन जब 150 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से आपके ऊपर बॉल आती है ना, उसको फेस करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये सिनेमैटिक रियलिज्म की समस्या को वी शांताराम ने इनकॉर्पोरेट किया, उसको फेस किया, और अंततः इसी परिणाम पे पहुंचे कि सिनेमा जो है वो एक यथार्थवादी मीडियम नहीं है, कलात्मक मीडियम है। जिस प्रकार एक कला के माध्यम से यथार्थ परिवर्तित हो जाता है उस कला के अनुसार, उसी प्रकार सिनेमा के अनुसार भी जो भी सामाजिक यथार्थ है, सामयिक यथार्थ है, वो परिवर्तित होता है। हमें ये जानकर आश्चर्य होगा कि शांताराम जी वो पहले निर्देशक हैं जिनको इस बात का आभास हुआ कि सिनेमा के माध्यम से सोशल चेंज को लाया जा सकता है। उन्होंने अपने फिल्मों के माध्यम से बिगॉटरी, अंधविश्वास और समाज की कुरीतियों पर आक्रमण किया। विधवा विवाह पर फिल्म बनाई 1937 में, और फिल्म तो बनाना बहुत आसान है, लेकिन फिल्म हिट हुई। यानी कि वो दर्शक की नब्ज को पकड़ते थे, दर्शकों की नब्ज उनकी पकड़ में थी। और ये उनके जो उन्होंने डोर कीपर के रूप में काम किया, जो फिल्में देखी, तो वो ऑडियंस की रिस्पॉन्स भी
देखते होंगे जब वो फिल्में देख रहे थे दर्शकों के साथ में। लगभग ऐसा ही एडविन एस पोर्टर के साथ में भी हुआ था। उन्होंने भी फिल्मों की एग्जीबिशन की थी अपने शुरुआती दौर में, और उससे उन्होंने दर्शकों की रिएक्शन को देखा था। लगभग यही प्रक्रिया वी शांताराम जी के साथ में भी हुई, और उन्होंने जो सिनेमा को समझा है, सीखा है, उन्होंने देखा कि देवदास के अंदर एक हताश नायक है, जो अगर वो पारो को शादी नहीं कर पाया, पार्वती से शादी उसके परिवार ने मना की, और जब एक बार पार्वती के हाथ पीले हो गए, वो दूसरे घर में चली गई, जब उसको चंद्रमुखी प्यार कर रही है, तो वो उसके साथ में क्यों नहीं सेटल हो रहा? वो किसकी मान्यताओं को जीना चाहता है? जो समाज, जो परिवार उसके बारे में बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है, उस परिवार की मान्यताओं के बोझ को वो क्यों अपने कंधों पर ढो रहा है? Why did not Devdas settle down with Chandramukhi? This seems to have triggered the imagination of V. Shantaram while he made Advi, which was made a year earlier as a Marathi film Manus. और इस फिल्म की कहानी ये है कि एक हवलदार को, एक पुलिस ऑफिसर को, एक जूनियर पुलिस ऑफिसर को एक वेश्या से प्यार हो जाता है, और ये कहानी बनी है 1949 में, 1939 के अंदर, व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड। यू कैन जस्ट इमेजिन कि हम अगर कोई भी आइडिया हिंदी फिल्म के अंदर आ जाता है पश्चिमी सिनेमा से, तो जितने भी ये बुद्धिजीवी हैं एकदम से कूदते हैं उसके ऊपर, वहां से प्लेजराइज किया, वहां से कॉपी किया। लेकिन इरमा लाडूस जैसी पिक्चर बनी उससे पहले हमारी, जिसके अंदर एक पुलिस कांस्टेबल और एक प्रोस्टिट्यूट के प्यार को दिखाया गया, उससे पहले हमारे देश में बॉलीवुड में ये फिल्म बनी। आर वी नॉट प्राउड ऑफ दैट? एंड शांताराम जी ने इतनी बेहतरीन स्क्रिप्ट लिखी है, इतनी बेहतरीन डायरेक्शन, इतनी मूविंग पिक्चर है, लेकिन वो जो ध्येय को लेके चले थे, और अंत में ऐसी परिस्थिति आके खड़ी हो जाती है कि दर्शक दर्शक जो देखेगा फिल्म को, वो दर्शक आके पिक्चर के अंत को परिवर्तित कर देता है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि डायरेक्टर का काम है दर्शक को डायरेक्ट करना, दर्शक के रिएक्शन को डायरेक्ट करना। शांताराम जी को इस बात की पकड़ थी, तो वो उन्होंने जिद नहीं पकड़ी। आदमी बनाते हुए जब आदमी की क्लाइमेक्स की तरफ वो पहुंचे, और जब हीरो की माँ भी तैयार हो जाती है उस लड़की से शादी करने के लिए, लेकिन माँ को ये नहीं मालूम कि एक वेश्या रह चुकी है, तब वेश्या के मन में, उसके अंतर मन के अंदर ये अपराध भावना खड़ी होती है, और वो पिक्चर को हैप्पी एंडिंग बनने से रोक देती है, और वो उस व्यक्ति की हत्या कर देती है जो उसको इस पेशे में रखे हुए था, क्योंकि कहानी के अनुसार उसके पिता की मृत्यु उसके बचपन में ही हो गई थी, और इस बूढ़े ने उसको पाला था, ये शराबी था, और अपनी शराब के लिए ये उसको धंधे में डाला हुआ था। तो ये एंड में उसकी हत्या कर देती है, उसको काले पानी की सजा हो जाती है, और हीरो बजाय शराबी बनने का, ये उन्होंने डाला है फिल्म के अंदर। ये उन्होंने डाला है कि उसको मदिरालय में ले जाते हैं, वो बोलते हैं कि शराब पी के गम दूर हो जाएगा, लेकिन वो शराब की बोतल को फोड़ता है। दिस इज द रिएक्शन टुवर्ड्स, यू कैन जस्ट इमेजिन हाउ इंटरएक्टिव बॉलीवुड हैज बीन, एंड वी आर ट्राइंग टू टीच इट अ लेसन। कितने कितने नोबल फैमिली से कितने कितने एजुकेटेड लोग, और जो एजुकेटेड नहीं है वो कितने बॉर्न टैलेंटेड लोगों ने इस सिनेमा की बुनियाद रखी है, और हम बैठ के ना इसको डिसमिस करते हैं जैसे कि हमको बहुत ज्यादा जानकारी है, और जो लोग फिल्में बना रहे थे उनको कुछ नहीं पता था। हमको इस मानसिकता से मुक्त होना पड़ेगा, और इसके लिए हमें लगातार देखना होगा सिनेमाया।